नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था का यह 110वां व्याख्यान है और इसके अंतर्गत हम समझने वाले हैं क्या होता है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद के बारे में इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए कि राष्ट्रवाद एक राष्ट्र को लेकर चलना, एक राष्ट्र के अंदर होने वाली जो डाइवर्सिटी है, विभिन्न प्रकार के लोग हैं, विभिन्न प्रकार की जातियां हैं, विभिन्न प्रकार के समुदाय हैं, उनको एक साथ लेकर चलने की बात को राष्ट्रवाद कहा जाता है। और राष्ट्रीय एकीकरण किस प्रकार से भारत का हुआ, किस प्रकार से एक राष्ट्र होता है, उसके बारे में जानकारी हम यहाँ से प्राप्त करेंगे। आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय एकीकरण से संबंधित सीधे प्रश्न आपके यूपीएससी के मेंस में पूछ लिए जाते हैं, जहां पर आपको आंसर राइटिंग करनी होती है। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का व्याख्यान और समझने का प्रयास करते हैं राष्ट्रवाद के बारे में और राष्ट्रीय एकीकरण यानी इंटरनेशनल लेवल पर हम किस प्रकार से अपने भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का व्याख्यान। हम सबसे पहले देख सकते हैं कि राष्ट्रवाद की भावना हमें एक होने का प्रमाण देती है। जिस प्रकार से हमारा देश एक है, विश्व स्तर पर हम अपने देश को यूनाइट बता सकते हैं, यानी एक बता सकते हैं। देखते हैं कि जब भी कोई मुहिम चलाई जाती है, हाल ही में नरेंद्र मोदी जी की सरकार द्वारा बहुत सी ऐसी मुहिम चलाई गई जिनके माध्यम से हमने जाना कि राष्ट्रवाद किस तरह से कार्य करता है, एक राष्ट्र में हम किस प्रकार से समस्याओं से लड़ सकते हैं। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर विभिन्न जाति के लोग रहते हैं। इस प्यारी सी पेंटिंग में आप देख रहे होंगे, यहाँ पर सिख, ब्राह्मण, बौद्ध सब लोग मिलकर, और नेता हैं, मंत्री हैं, मुस्लिम समुदाय है, और सभी लोग मिलकर एक तरह से सभी लोग खुशी खुशी अपना जीवन यापन करते हैं। अब हम राष्ट्रीय एकीकरण को और अच्छे तरीके से समझें तो राष्ट्रीय एकीकरण में क्या होता है कि सबसे पहले जब आज़ादी हमें प्राप्त हुई तो विदेशियों के द्वारा एक बात बोली गई कि यह जो आपका देश है, यहाँ पर इतनी डाइवर्सिटी है, इतने प्रकार से यहाँ पर क्या पाई जाती है, डाइवर्सिटी पाई जाती है, जातियाँ पाई जाती हैं, विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं, तो यह कभी भविष्य में एक बनकर नहीं रह पाएगा। लेकिन हम देख सकते हैं कि आज आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने को हैं और हमारा देश एक है। इस पेंटिंग में आप देख सकते हैं कि कहाँ से हमारी जो जातियाँ निकल कर आती हैं, बहुत सारे लोग हैं, वह एक देश में एक जो हमारी सोने की चिड़िया जो हमारा देश कहा जाता था, उसमें सारे लोग एक साथ किस प्रकार से निवास करते हैं। आगे देखें तो हम देख सकते हैं यूनिवर्सिटी एंड डाइवर्सिटी। तो हम देख सकते हैं कि यूनिटी एंड डाइवर्सिटी में अनेकता एवं एकता, अनेकता में एकता की बात को हम यहाँ पर करते हैं। हम देख सकते हैं कि हमारे देश में जातीय भौगोलिक विविधता पाई जाती है। भौगोलिक की बात करें तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में कई प्रकार के मौसम पाए जाते हैं। जातियों में हम बात करें तो विभिन्न प्रकार की जातियाँ हमारे यहाँ पर पाई जाती हैं। कई जातियों के लोग एक साथ रहते हैं, कई धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, एक दूसरे के साथ धार्मिक त्योहारों को एंजॉय करते हुए देखे जाते हैं। इसके अलावा हमारे देश में कहीं पर हमें रेगिस्तान देखने को मिलेगा, जहाँ पर तपती धूप देखने को मिलेगी, कहीं पर वर्ष भर बारिश होती है। मासिम राम मेघालय ऐसा स्थान है जहाँ पर वर्ष भर बारिश होती है। कहीं गर्मी पड़ती है तो कहीं सर्दी होती है। जम्मू कश्मीर हम देख सकते हैं कि बहुत सारी सर्दी पड़ती है। फिर भी भारत अनेकता में एकता के सिद्धांत पर चलता हुआ दिखाई देता है और आगे बढ़ता हुआ हम देख सकते हैं। तथा हम देख सकते हैं कि यह जो सारे लोग हैं, चाहे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण भारत में कहीं भी रहते हों, किसी भी क्लाइमेट मौसम में रहते हों, सारे एक ही संविधान को मानने वाले लोग हैं। इसी प्रकार से हमें एकता का संदेश संपूर्ण विश्व में फैलाना है। जिस प्रकार से हम एक हैं, हमें यह बताना है कि इस प्रकार से कोई भी कंट्री यूनाइटेड रह सकती है। हम देख सकते हैं कि कई ऐसे देश हैं जो धार्मिक तौर पर अलग हैं, जैसे कि जो पाकिस्तान देश हुआ हमारे देश से जो कि अलग हुआ, वह धर्म के आधार पर अलग कर दिया गया। कई देशों में शरीयत चलती है जहाँ पर एक ही समुदाय के लोग अपने वर्चस्व को बताते हैं। और हम देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर बहुत सारी जातियाँ हैं, लेकिन हम एक होकर यहाँ पर रह रहे हैं। भारत एकमात्र ऐसा देश है जो कई धर्मों की जननी है। बौद्ध धर्म देखें तो जो गौतम बुद्ध हैं यहीं से जन्मे थे। जैन धर्म देखें तो वह भी यहीं से यहाँ इसकी जननी माना जाता है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर विभिन्न धर्मों का जन्म भी हुआ। जैसे हम देख सकते हैं कि हमारे जो यहाँ पर आप यदि भारत का मैप देखेंगे तो इसके नीचे जो महासागर देखेगा, एक महासागर है जिसको हिंद महासागर यानी हिंदुस्तान का सागर
जिसके नाम से जाना जाता है, तो हमें गर्व होना चाहिए हमारे देश पर। और हम देख सकते हैं कि इतनी सारी डाइवर्सिटी के बाद भी हम एक हैं। यूनाइटी एंड डाइवर्सिटी में और भी हम देखें तो हमारे देश के लिए शैक्षणिक तथा मानसिक तौर पर एक होना होगा। यदि हम भाषाई तौर पर एक होने की बात करें तो हम देख सकते हैं कि दक्षिण भारत में तमिलनाडु, तेलुगु, और हम देख सकते हैं मराठा में महाराष्ट्रियन, अलग अलग देश और राज्यों में अलग अलग भाषाओं को बोला जाता है। लेकिन यदि हम शैक्षणिक तौर पर यदि हम यहाँ पर एक हैं और मानसिक तौर पर हम राष्ट्रीयता की हमारे अंदर भावना है, तो हम देख सकते हैं कि हम एक होने का प्रतीत सबको बता सकते हैं, जिससे कि हमारे बीच जाति धर्म को लेकर अलगाव उत्पन्न ना हो। हमें राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक तथा भौतिक तौर पर एक दूसरे के साथ रहना है। यानी हम देख सकते हैं कि आर्थिक तौर पर हमें जो हमारे राष्ट्र की इकोनॉमी है उसको यूज करना है, किस प्रकार से सभी को टैक्स पेयर की मनी को अपने ईमानदारी से भरना है, किस प्रकार से योजनाओं को इम्प्लीमेंटेशन सभी के लिए करना है। सामाजिक संस्कृति की जहाँ पर बात होती है, एक दूसरे की संस्कृति को आगे बढ़ाना है, एक दूसरे की जो कल्चर है, जो मान्यताएँ हैं, जो डांसेस हैं, जो यहाँ पर पहनावे हैं, उनको स्वीकार करना है। भौतिक तौर पर हम देखें तो एक दूसरे के प्रति जुड़ाव की भावना है, उसमें भी हमें एक साथ रहना है, तभी हम राष्ट्रीय एकता के ढांचे में ढल पाएंगे। राष्ट्रीयता की भावना हमारे लिए एक राष्ट्र होने का गौरव प्रदान करती है। यानी यदि हम देख सकते हैं कि यदि आप अपनी जाति को लेकर चलेंगे और वैश्विक लेवल पर जाएंगे तो यहाँ पर आप थोड़ी से छोटे पड़ जाएंगे। यदि आप राष्ट्रीय स्तर पर खुद को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक बहुत बड़ी जनसंख्या, 140 करोड़ की जो जनसंख्या आज की स्थिति में हमारे यहाँ पर है, वह एक हो पाएगी। और हम जब एक साथ होंगे तो बहुत ही आसानी से कई समस्याओं का समाधान खोज पाएंगे। विविधता की बात करें तो किस किस प्रकार की विविधता हमारे यहाँ पर पाई जाती है। हम देखें तो लैंग्वेज यानी भाषा के आधार पर हमारे यहाँ पर विविधता पाई जाती है। कास्ट यानी यहाँ पर जातियों के आधार पर पाई जाती है। रीजन यानी क्षेत्रवाद के हिसाब से भी हमारे यहाँ पर क्या पाई जाती है, डाइवर्सिटी पाई जाती है। कई प्रकार के रीजन हैं हमारे यहाँ पर, बुंदेली, बघेली, बिहारी, इस प्रकार से हम देख सकते हैं। ट्राइब में हम देखें तो नॉर्थ ईस्ट में हमें कई ट्राइब देखने को मिलेंगी। एमपी में भी बहुत सारी ट्राइब है, जनजातियाँ जिन्हें कहा जाता है, जो कि संविधान से अलग होकर रहती हैं, लेकिन हम देख सकते हैं कि इनको संविधान द्वारा प्रॉपर संरक्षण दिया गया है। वो भले ही संविधान को ना जानती हों, लेकिन हम देख सकते हैं हमारे संविधान में उनके अधिकारों, उनकी कल्चर को लेकर प्रावधान दिए गए हैं। ट्राइब में हम बात करें तो यह सब जो ट्राइब हैं उनके संरक्षण की बात की जाती है। आगे देखते हैं, विविधता में हम देखें सामान्यतः धर्म व जाति के नाम पर हमारे आसपास विवाद देखे जाते हैं। यानी लोग यहाँ पर क्या करते हैं, राजनीति खेलने के लिए धर्मों का सपोर्ट लेते हैं, जातियों का सपोर्ट लेते हैं। यदि इन सब से हम ऊपर उठकर सोचने लगे तो अपना विकास आसानी से कर सकते हैं और वैश्विक पटल पर दिखाई दे सकते हैं। वैश्विक स्तर पर जो यहाँ पर पैरामीटर आते हैं उनमें हम आगे बढ़ सकते हैं। भारत के अलग अलग यानी भाषा की बात करें तो भारत में अलग अलग राज्यों में चारों दिशाओं में हम देख सकते हैं, नॉर्थ की अलग भाषा होगी, दक्षिण की यानी साउथ की अलग भाषा होगी, पूर्व की, पश्चिमी की, यह अलग अलग भाषाएं देखने को मिलती हैं। इसमें से हम देख सकते हैं कि भाषाओं के आधार पर जो हमारे लिए रिप्रेजेंटेशन की बात की गई, यानी भाषाओं के आधार पर जब राज्यों के बंटवारे की बात की गई, यहाँ पर भाषाओं को भी महत्व दिया जाने लगा, तो हम देख सकते हैं हमारे संविधान द्वारा 22 भाषाओं को संवैधानिक भाषा के रूप में अधिकारिता मिली। जनजातियों की हम देखें तो हमारे पास जो जनजातियां पाई जाती हैं, हमारे देश में कई जनजातियां देखने को मिलती हैं। सामान्यतः उत्तर पूर्वी राज्य जो नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य हैं वहां पर सबसे अधिक संख्या में यह देखने को मिलते हैं। रेस की बात करें तो रेस में जैसे कि हम देख सकते हैं आर्यन देश के लोग होते हैं, अफ्रीकी देश के लोग होते हैं, यह भी विविधता हमारे यहाँ पर पाई जाती हैं। ऐसे कई आर्यन, अफ्रीकन, यूरोपियन देश के लोग हमारे यहाँ पर देखे जाते हैं। क्षेत्रवाद की बात करें तो क्षेत्रीय स्तर पर समाज में विविधता देखने को मिलती है। कहीं आपको बुंदेली, बिहारी, मराठी, तो यह व्यक्ति आपको देखने मिलेंगे। तमाम विविधताओं के बाद भी सभी को मिलाकर हमारा राष्ट्रीय स्वर में हम क्या बोलते हैं, हम अपने आप को हिंदुस्तानी बोलते हैं। तो इस प्रकार से हम राष्ट्रवाद की भावना को आगे बढ़ाते हैं। एकीकरण की रुकावटें, यानी हम देख सकते हैं कि यहाँ तो हमने क्या किया कि जो हमारी जो डाइवर्सिटी थी उसमें अनेकता में एकता की बात करी,
लेकिन हम देख सकते हैं कि जो हमारा एकीकरण है इसमें कौन कौन सी ऐसी रुकावटें हैं वो आती हैं। तो आपसे रुकावटें भी पूछ ली जाती हैं कि भारत के एकीकरण में कौन कौन से बाधक तत्व हैं या रुकावटें हैं। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जातिवाद, क्षेत्रवाद, धर्मवाद और भाषावाद ऐसे 4 ऐसे मुद्दे हैं जिन पर समाज को बांटने का यानी भारत को बांटने का प्रयास किया जाता है। जातिवाद के नाम पर हम देख सकते हैं कई पार्टियां निकल कर आती हैं, क्षेत्रवाद के नाम पर भी राजनीति की जाती है, धर्मवाद के नाम पर राजनीति की जाती है, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जाती है या कुछ भी इस प्रकार की बातों को देकर एक समाज को अलग किया जाता है। भाषावाद के आधार पर भी अलग अलगाव की बातें की जाती हैं। तो इन सब चीज़ों को हमें बायकॉट करना है, लेकिन हमें जिन चीज़ों को बायकॉट करना है उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। यदि हम क्षेत्रवाद की बात करें तो जब किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा नहीं मिल पाता तो हम देख सकते हैं यदि कोई पार्टी यहाँ से निकल कर आती है वह राष्ट्रीय स्तर पर अपना जो मंच है वह स्थापित नहीं कर पाती तो ये पार्टियाँ क्या करती हैं, क्षेत्रवाद की राजनीति करने लगती हैं। जब आप समाज में अपना अस्तित्व खो बैठते हैं तो आप क्या करते हैं, घर में ही लड़ने लगते हैं। यानी आप वैश्विक लेवल पर यदि कोई पैरामीटर को पास नहीं कर पा रहे हैं, कुछ ऐसे समीकरण स्थापित नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या करते हैं, अपने क्षेत्रवाद को लेकर ही राजनीति करना शुरू कर देते हैं, जिसे हम क्षेत्रवाद की राजनीति कहते हैं। प्रचार करके वह अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि यदि आपको राष्ट्रीय स्तर पर कहीं भी इज्जत नहीं मिल रही तो आप क्या कर रहे हैं कि अपने क्षेत्र को ही राष्ट्र के रूप में स्थापित कर रहे हैं। जैसे बोडोलैंड के लोग, बोडो जनजाति के लोग अलग अपने आप को अलग कर कर बोडोलैंड बनाना चाहते हैं। गोरखालैंड की मांग भी इसी प्रकार की होती है। खालिस्तान के कुछ ऐसी समुदाय हैं जो अपने आप को पंजाब का एक बड़ा हिस्सा तथा जो कि पाकिस्तान का हिस्सा है और भारत में पंजाब का जो हिस्सा है इसको अलग करके खालिस्तान बनाना चाहते हैं। तो इस प्रकार से यह अपने आप को एक राष्ट्र के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। नदी जल विवाद भी क्षेत्रवाद के अंतर्गत आता है। किसी क्षेत्र में कोई नदी बहती रही हो यानी वह अपने इतिहास को बताकर कि यह क्षेत्र हमारे यहाँ पर आता है, यह नदी हमारे यहाँ पर आती है, तो क्षेत्रवाद के स्तर पर भी भारत को बांटने का प्रयास किया जाता है। सन ऑफ सॉइल थ्योरी भी कहा जाता है कि हम यहाँ के जन्मदाता हैं, हमारी जन्मभूमि है, यह हमारी जन्मभूमि है। इस प्रकार की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए भी भारत को बांटने का प्रयास किया जाता है। यहाँ पर महाराष्ट्रियन ये बोलते हैं कि महाराष्ट्र हमारी भूमि है, यह एक राष्ट्र के रूप में हुआ करता था और हमें क्या करना है, इसको आगे लेकर चलना है, बाकी सबको यहाँ से अलग किया जाना चाहिए, महाराष्ट्रियन लोग भी यहाँ पर नौकरी पाएंगे। तो इस प्रकार की जो बातें की जाती हैं, इस प्रकार से भी भारत की जो विविधता है, अनेकता में एकता है, उसको फर्क पड़ता है। असमियन के बारे में भी इसी प्रकार के उदाहरण देखे जाते हैं। आगे देखते हैं जातिवाद की यदि बात करें तो जातिवाद बहुत बड़ा मुद्दा है। यह हमारे समाज के लिए एक अभिशाप है। यानी हम देख सकते हैं जब हम अपने आप को जाति में ही बांटने लगेंगे तो भारत के कई हिस्से हो जाएंगे, जो कि भारत के प्रत्येक क्षेत्र में देखने को मिलती है। सामान्यतः लोग जातिवाद का हवाला देकर लोगों को भ्रमित करते हैं कि हम एक जाति के, हमें दबाया जा रहा है, हमें कुचला जा रहा है। तो इसी प्रकार की बातें करते हुए वह लोगों को एक जाति के रूप में स्थापित करके देश से अलग होने का दावा पेश करते हैं। तथा इसी मुद्दे से उत्पन्न कई राजनीतिक दल भी देखे गए हैं, जैसे कि हम बहुजन समाज पार्टी है, हरिजन सेवक संघ है, क्षत्रिय महासभा है, इस प्रकार की पार्टियां हैं, वह जातिवाद से लेकर पनपी हैं। सामान्यतः जातिवाद के नाम पर हमारे देश को बांटने का कार्य किया जाता है। इससे हमारी राष्ट्रीयता की भावना आहत होती है। तो इस प्रकार के कार्य हमें नहीं करने हैं। अब हम धर्मवाद की बात करें तो धार्मिक तौर पर भी हम देख सकते हैं धर्म का जहर भी हमारे समाज में घुला हुआ है। लेकिन हम देख सकते हैं इसका इतिहास बहुत पुराना है। जब हमारे यहाँ पर अंग्रेज हुआ करते थे, उन्होंने क्या किया था कि 1909, 1919, 1935 में यह कम्युनल अवार्ड को बढ़ावा दे रहे थे। ब्रिटिश प्रशासन द्वारा इस प्रकार की नींव रखी जा रही थी जिसमें वो लोग कम्युनल अवार्ड निकाल कर लेकर आए। कम्युनल अवार्ड क्या होता था, एक जो जाति का व्यक्ति है और वह उसी को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा तथा उसी जाति के लोग उसको क्या करेंगे, वोट डालेंगे। तो यह कम्युनल अवार्ड में हुआ करता था। पहले हम देख सकते हैं मुस्लिमों के लिए इन्होंने कम्युनल अवार्ड दिया, फिर और जातियों के लिए यानी ईसाई हुए और सिख हुए, ऐसी सभी जातियों के लिए इन्होंने कम्युनल अवार्ड को जारी कर दिया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अव्यवस्थाएं फैल गईं। और उदाहरण के लिए मुस्लिम सिख को हम देख सकते हैं अंग्रेजों द्वारा अफवाह इस प्रकार की फैलाई गई कि आगे चलकर जो आप अल्पसंख्यक हैं इनको जाति के नाम पर मारा जाएगा, आपका भविष्य में अस्तित्व नहीं बचेगा, भारत एक हिंदू राष्ट्र बनकर रह जाएगा।
और हम देख सकते हैं आज आज़ादी के 75 वर्ष बीत चुके हैं, कहीं पर भी ऐसी समस्याएं देखने को नहीं मिलती हैं। उल्टा भारत के संविधान द्वारा इन माइनॉरिटी के लिए संरक्षण प्रदान किया गया है। इनको संविधान में ऐसे प्रावधान प्राप्त कराए गए हैं जो कि इनको सुविधा उत्पन्न कराते हैं। इन्हीं सब बातों से हमारे भारतीय समाज में फूट डाली गई थी तथा जाति के नाम पर एक दूसरे को अलग किया गया था, जो कि हम आज भी देख सकते हैं। अब हम भाषावाद की बात करें तो हम देख सकते हैं कि कोस कोस पर बदले पानी, सवा कोस पर वाणी, यानी हर सवा कोस पर ऐसी कहावत हमारे यहाँ पर है कि सवा कोस पर जाने पर यानी थोड़ी सी दूर जाने पर आपकी भाषा बदल जाती है। तो इतनी सारी भाषा होने के कारण भाषाई अलगाव भी यहाँ पर उत्पन्न होता है। हमारे देश में आज़ादी के बाद भाषावाद देखने को मिला, पहले कोई भाषावाद की बात नहीं करता था। हम देख सकते हैं कि कोई भी भाषी लोग यहाँ पर हुआ करते थे। अंग्रेज तो चाहते ही यही थे कि ये लोग कभी एक ना हो पाएँ। 1857 की क्रांति में जिस प्रकार से उनको पीटा गया था उस प्रकार से वह पीड़ित हो गए थे और वह यह सोच रहे थे कि यह लोग अलग अलग रहें, कभी एक होकर हमारे ऊपर हमला न कर दे, तो इनके द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया गया। अब जबकि हम देख सकते हैं कि हमारा संविधान लागू हो गया था और हमें भारत के लिए वेलफेयर स्कीम चलानी थी, तो क्या किया गया कि जब हमारे लिए स्कीमें मिलने लगी, जब हमारे देश की स्वयं की सरकार हो गई, तो क्या होता है कि जब हमें थोड़ी सी स्वतंत्रता मिलती है तो अब हम बोलने लगते हैं। तो हम देख सकते हैं कि जो भाषाई आधार पर जो बटे हुए लोग थे वह भी अपने अधिकारों के लिए बोलने लगे। यह बोलने लगे कि एक ही देश में केंद्र सरकार के विरुद्ध यह खड़े हो गए। और हम देख सकते हैं कि संविधान द्वारा जो प्रावधान बनाए गए थे उसमें क्या कहा जा रहा था कि हिंदी भाषा को सभी जगह इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन क्या हुआ, जब हिंदी भाषा को इम्प्लीमेंट करने की बात की गई तो जो दक्षिण भारत के राज्य थे वह विरोध पर आ गए। संविधान सभा द्वारा प्रारंभ में बोल दिया गया था कि हमारे देश में एक ही भाषा का प्रचलन होगा तथा हमें हिंदी भाषा को संपूर्ण देश में प्रचलित करना है, इसके लिए निरंतर प्रयास किए जाएंगे। तो उत्तर भारत द्वारा इनको क्या कर लिया गया, इस बात को स्वीकार कर लिया गया। लेकिन दक्षिण भारत से हम देख सकते हैं पोटी श्री रामलू वाला जो केस निकल कर आता है वह अनशन पर बैठ चुके थे और अनशन के द्वारा ही इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसलिए जवाहरलाल नेहरू को इसी कारणवश क्या किया गया, जो यहाँ पर हमारे देश में ही विरोध हो रहे थे तो भाषाई आधार पर उस देश के उस राज्य के लिए, आंध्र भाषी राज्य के लिए यहाँ पर उनको स्वीकार करना पड़ा। तो इस प्रकार से भाषाई राज्यों की मांग उठना शुरू हो गई। अब हम देख सकते हैं कि राष्ट्रीय एकता के लिए भाषावाद भी प्रभावित करता है। तो हमें भाषाओं के बारे में नहीं सोचना चाहिए, कई भाषाओं होने के बाद भी हमें एक रहना है। तो इस प्रकार की भावना को आगे लेकर चलना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने राष्ट्रवाद के बारे में समझा। राष्ट्रवाद की एक छोटी सी उदाहरण मैं और अच्छे तरीके से दे सकता हूँ। तो इसमें हम देख सकते हैं कि चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट कहाँ पर हुआ करता था, यूक्रेन में हुआ करता था, जो कि यूएसएसआर का उस समय पर हिस्सा हुआ करता था। इस पावर प्लांट में क्या हो गया, एक बार विस्फोट हुआ और हम देख सकते हैं कि जो न्यूक्लियर हमला है, जो रेडिएशन फैलाने वाला जो मलबा हुआ करता था वह सारी जगह पर फैल गया। इस जगह के जो वर्कर हुआ करते थे उनके द्वारा उनको एक आदेश दिया गया, उनके लिए बोला गया कि आपको यह मलबा साफ़ करना है और मलबा साफ़ करने में आपकी जान 100% यानी 100% जा सकती है। तो जो मजदूर हुआ करते थे और उनको द्वारा यह बात बताई गई तथा उनके द्वारा इस बात को स्वीकार करते हुए वह मलबा साफ़ किया गया। क्योंकि उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना भरी हुई थी। वह यह समझते थे कि यह जो न्यूक्लियर का जो कचरा है, जो मलबा है, वह साफ़ नहीं किया गया तो यह धीरे धीरे संपूर्ण देश में फैल जाएगा और कई पीढ़ियां इससे प्रभावित होगी। अपनी जान को जोखिम में डालते हुए राष्ट्रवाद को उन्होंने आगे बढ़ावा दिया, अपने देश के लोगों के लिए उन्होंने बढ़ावा दिया तथा उस मलबे को साफ किया। कई लोग इसमें मारे गए और यहाँ से हमें राष्ट्रवाद की भावना का उदाहरण मिलता है। इसी प्रकार की बातों के लिए बने रहें स्टडी राइट बाय मनी पांडे से और करते रहें अपना अध्ययन। राष्ट्रवाद के बारे में आशा करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से जानकारी प्राप्त हुई होगी। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, भारत माता की जय।